श्री अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जहां नज़र दौड़ाएं हमें कोई न कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। किताबें, पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकल, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं, यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन ज़माने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे और यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। चित्र 1। प्रिंट के आने से पहले पुस्तक निर्माण अखलाक-ए-नसीरी 1595 से है। भारत एक शाही वर्कशॉप में छपाई आने की काफ़ी पहले यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है, फिर तस्वीर बनाई जा रही है। पुस्तक निर्माण में सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्व था। छापे खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ, यह सोचने लायक है। शुरुआती छपी किताबें। नए शब्द है खुनसविसी, सुलेखन यानी कैलीग्राफी को बोला जाता है, जो अच्छा लिखावट होती है उसको। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 994 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूँकि पतले छिद्रित कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एर्कोडियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों से सही कलात्मक लिखाई करते थे। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षण देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा में भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहर संस्कृत के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और आधिकारिक नहीं रहे। व्यापारी अपने रोज़मर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक सगल भी बन गया। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीकी के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीकी और मशीन प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरत को पूरा करने वाले शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली। जापान में मुद्रण। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक को लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ
काठ पर खुदे चित्र है। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में छपते कभी भी छपते थे और गधकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। डायमंड सूत्र का एक पन्ना यहाँ पे दिया हुआ है। तेरहवीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। त्रिपिटिका कोरियाना 18वीं सदी के अंत में एदो, बाद में जिसे तोएको के नाम से जाना गया, के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमों, कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं और संगीत के साजो, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थी। कितागावा उतामारो 1753 में एदो में पैदा हुआ। उतामारो ने उकियो तैरती दुनिया के चित्र का नाम की एक नई चित्र कला शैली में अहम योगदान किए, जिसमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और माने मोने और वॉन गॉग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। तिसुताया जुजावुरो जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता है। फिर चित्रकार विषय पर रूपरेखा बनाते थे। इसके बाद हुनरमंद वुड ब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता, पर उसकी छवि नकल बच जाती थी। कितागावा उतामारो की एक उकियो की रचना यहाँ पे दी गई हुई है। चित्र 4, सुबह का नजारा। रचयिता सुनमन कुबो। 18वीं सदी के अंत की ये तस्वीर है। यूरोप में मुद्रण का आना। नए शब्द यहाँ पे वेलम क्या होता है? चर्म पत्र पर जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। 11वीं सदी में चीन कागज भी उसी रास्ते से पहुंचा। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई की किताब निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक का बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता भिन्न भिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेख या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियाँ अक्सर नाजुक होती थी। उनके लाने ले जाने, रख रखाव में
तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन यानी चलन गश्त सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की ज़रूरत थी। ऐसी छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रैसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। चित्र 4 जिक्सी कोरिया। कोरिया की जिक्सी मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूद पुस्तकों में से है। इसमें जैन यानी बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषता है। पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था। पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है। दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि इसे 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। गतिविधि: कल्पना कीजिए आप मार्को पोलो है। चीन में आपने प्रिंट का कैसा संसार देखा, यह बताते हुए एक चिट्ठी लिखें। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन यानी प्रेस को देखता आया। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल की। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस से ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ था। पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग, रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपि जैसे दिखती थी। धातुई अक्षर साथ ही सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटियों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। करीब 100 सालों के दरमियान 1450 से 1550 के यूरोप ज़्यादातर देशों में छापेखाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटिंग या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापेखाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में भी कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई। ये योहान गुटेनबर्ग का चित्र है 1584 का। ये गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है। स्क्रू से लगा लंबा हैंडल देखिए। इसकी मदद से स्क्रू घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला में तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाया जा सके। लिहाजा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों को इस तरह छापना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग 1 घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था।
फ्रेम, स्क्रू, हैंडल, पैनल, प्रिंटिंग बुक, प्लेस्ट, कवर पेपर। नए शब्द। प्लाटेन, ये क्या होता है? लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिससे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। यूरोप की पहली छपी किताब। यूरोप की किताब गुटेनबर्ग की बाइबल के कुछ पन्ने। गुटेनबर्ग ने कुल 180 प्रतियां छापी थी, पर उनमें से 50 ही बच पाई। आइए गुटेनबर्ग की बाइबल के इस पन्ने को ध्यान से देखें। ये केवल नई तकनीक की देन नहीं थे, इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इसके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुघर चित्रकारी की थी। कोई दो प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी। हर प्रति का हर पन्ना अलग था। जहां पहली नज़र में एक जैसे लगे भी गौर से तुलना करने पर फर्क पता चल जाएगा। हर जगह पर कुलीन तबकों ने इस विशिष्टता को पसंद किया जो उनके पास था। वह अनोखा था, ये दावा कर सकते थे, क्योंकि किसी और के पास उनकी हूबहू नकल नहीं थी। आप इबारत में देखेंगे कि कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए हैं। इसके दो फायदे थे, पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे पवित्र शब्द ज़्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ दी। नए शब्द। कंपोजिटर, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। गैली क्या होता है? धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। एक मुद्रक वर्कशॉप। 16वीं सदी का ये चित्र है। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। दाएं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं, बाएं छोर पर गैलीज तैयार किए जा रहे हैं और धातुई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। पृष्ठभूमि में प्रिंटर्स प्रेस के पेच कस रहे हैं और उसी के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हैं। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। ये दोनों पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है। मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति क्या थी? छापेखाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के लिए नए तरीकों ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उसका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नज़रिया। न्याय पाठक वर्ग। छापेखाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई की किताबों की कीमत गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गई। पाठक वर्ग भी बृहत्तर होता गया। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूहों में ही दास्तान सुनते थे या कोई आयोजन देखने आए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में या खामोशी में पढ़ने की आदी नहीं थे। छपाई क्रांति से पहले किताबों ने न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर
सीमित थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताबों के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाए। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए, जो सुनकर उसका लुत्फ़ उठाते थे तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएँ छापनी शुरू कर दी, और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी-धजी यानी सचित्र होती थीं। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। नए शब्द गाथा गीत यानी बैलेड, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता। शराब घर टैवर्न, वह जगह जहाँ लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार करने आते थे। गतिविधि, मान लीजिए आप नवमुद्रित सस्ती किताबों का इश्तेहार देना चाहते हैं। आपकी दुकान के बाहर लगाने के लिए एक पोस्टर बनाएं। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर, छापाखाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताबों को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोग को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगंधता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जेहन पर क्या असर होगा। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपने 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छवि प्रति ब्रिटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट में लूथर की तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहेदिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। जेविस लाम्पी मेरी छापाखाना 1739 का ये चित्र है। यह आधुनिक यूरोप में प्रारंभ में प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है। देखें कि छापाखाना लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही है। इस देवी के आजू बाजू मिनर्वा विद्या की देवी और मरकरी दूत देव विवेक का भी प्रतीक है। तस्वीर के आगे के हिस्से में अलग अलग देशों के 6 अग्रणी मुद्रकों की छवियां लिए औरतें हैं। बीच में बाईं ओर घेरे के अंदर गुटेनबर्ग की तस्वीर है। नए शब्द
प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट सुधारकों में से एक थे। इन आंदोलनों से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मैनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उस किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसा विचार बनाया कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रोधित हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इक्विजिशन यानी धर्म द्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया तो मैनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सज़ा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। नए शब्द इक्विजिशन यानी धर्म अदालत विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था थी। ये धर्म विरोधी इंसान या विचार के चर्च की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों या धर्मद्रोह के प्रति सख्त था। उसे लगता था कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पर सिर्फ उनका अधिकार है और उनकी बात ही अंतिम है। किताब का डर। लातीन के विद्वान कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस, जिसने कैथोलिक धर्म की ज्यादतियों की आलोचना की, पर लूथर से भी एक दूरी बनाकर रखी। प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एंडेजेज 1508 में लिखा, किताबें भिन्नाती मक्खियों की तरह है। दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच जाती। हो सकता है कि जहाँ तहाँ एकाध जाने लायक चीज़ें भी बताएं, लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। बेकार ढेर, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक ही है। इससे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ जैसे कि मेरी लिखी चीज़ों से ही नहीं पाट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। द मैकबर डांस बीभत्स नाच। चित्र 10। इस 16वीं सदी की तस्वीर में छपाई का खौफ किस नाटकीयता से पेश किया जा रहा है यह देखा जा सकता है। इस बेहद दिलचस्प वुड कट तख्ती छाप तस्वीर में मुद्रण के आवागमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया है। मुद्रण के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताया गया है। मुद्रण और उसके मजदूर कंकाल के नियंत्रण में है और उनसे मनचाही चीज़ें छपवाते हैं। चर्चा करें, छपाई से विरोधी विचारों के प्रयास को किस तरह बल मिलता था। संक्षेप में लिखें। पढ़ने का जुनून। नए शब्द देख लेते हैं पहले। संप्रदाय किसी धर्म का एक उपसमूह होता है। पंचांग चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता वार्षिक प्रकाशन है पंचांग। चैप बुक यानी गुटका पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इसे आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप में ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के
चर्चों ने गाँव में स्कूल स्थापित किए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई। यूरोपीय देश में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताब छापने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म की साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी-छोटी किताबें बेचने वाले फेरीवालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएं और गीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पैनी यानी चैप बुक्स एक पैसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। इस किताबों को गरीब तबके की खरीदार भी पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथीक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने के प्रेम कहानियाँ थी और अतीत की थोड़ी गाथाएं थी, जिसे इतिहास कहते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों में कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पन्नों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबर होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शे के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वोल्टेयर और ज्यां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। 1791 में लंदन में एक प्रकाशक जेम्स लॉकिंगस्टन ने अपनी डायरी में यह लिखा है, पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि हुई। गरीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपनी शामें डायन जोगिन और भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते हुए बिताते थे, अब वह अपनी संतानों द्वारा पढ़े हुए रूमानी या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़े की रातों को छोटी करने लगे। अगर जॉन शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत की जाएगी कि वह पेरेग्रीन पिकल्स एडवेंचर लेकर आए, और अगली डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता है कि वह द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रयूज लेकर ही वापस लौटे। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी कि जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मार्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताब पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोंटते किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मार्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। स्रोत ख, मार्सिये ने अपनी एक किताब में छपे शब्दों की ताकत को यूं बयान किया है, अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो शुद्ध ताज़ा पानी मिलने पर गटगट पीने लगता है। बड़े एहतियात से
लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो देता था और वाक और अर्थ के प्रभाव में मैं पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था। अनायास और अज अनजान खामोशी के साए में घड़ियाल हर घंटे बजता चला जाता था, पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लौ पीली पड़ने लगती थी, पर मैं था कि पड़ता जाता। मैं बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं लेता कि मेरे आनंद में व्यवधान न पड़े। और वे नए विचार किस वेग से मेरे सिर में घुसते थे, मेरी बुद्धि कैसे उसे आत्मसात करती थी। रॉबर्ट डाल्टन की किताब द फॉरबिडेन बेस्ट सेलर्स ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस 1995 में ये उद्धृत किया गया हुआ था। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में ऐसे संबंध बना सकते हैं? मूलतः तीन तरह के तर्क देखने लायक है। पहला तर्क है, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन में कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाज की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुशता सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्लभ कर दिया। वोल्टेयर और रूसो के लेखक का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे थे। दूसरा, छपाई के वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस, मुबाहिसे और उनके पुनः मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रसांकित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्यों का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों, व्यंग्य चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वालों को इस साहित्य के लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हम इस तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं है कि छपाई के विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ वे अगर रूसो और वोल्टेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ निरंकुशवाद क्या होता है ये सब जान लेते हैं। निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, उस पर न कानून पाबंदी लगी हो और न संवैधानिक। चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा या प्रचार भी, वे हर पीढ़ी या देखी चीज़ों से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे, फिर चीज़ों की अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले ही नहीं रचा, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली। गतिविधि, मान लीजिए कि आप क्रांति पूर्व फ्रांस में एक कार्टूनिस्ट या व्यंग्य चित्रकार हैं। किसी पर्चे के लिए एक कार्टून बनाएं। फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग और आम जन 18वीं सदी के अंत तक एक कार्टून है। इस व्यंग्य चित्र में दिखाया गया है कि जनसाधारण, किसान, कारीगर और मजदूर किस तरह मुश्किल हालात में थे, जबकि जिंदगी के मजे लेने वाले कुलीन वर्ग उसका दोहन करता। इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के दिल दिमाग पर खास असर हुआ। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की। 19वीं सदी।
19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के बीच बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। बच्चे, महिलाएं और मजदूर 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छपने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। मुद्रणालय इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने वर्षों वर्षों लगाकर किसानों के बीच लोक कथाएं जमा की। उसके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी, उसे प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज तो हुई, पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पैनी मैगजीन्स या एक्सपेंसिया पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थीं। जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। 17वीं सदी से किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का भी उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों की शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। पैनी या एक्सपेंसिया मैगजीन्स का ये आमुख है। पैनी मैगजीन्स का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए थी। यॉर्कशायर के एक मैगनीज थॉमस वुड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीदकर शाम के वक्त आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जद्दोजहद करते थे। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिम गोर्की की मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय इन संघर्षों की कहानियाँ हैं। नए तकनीकी परिष्कार 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। एक दो और चीज़ें हुई। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पादन बेचने के नए गुण अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिसमें उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय
किताबें एक सस्ती श्रृंखलित श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों के जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवीयत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक या अजिल्द संस्करण छापे। गतिविधि चित्र 13 को देखो। ऐसे विज्ञापनों का लोगों के मन पर क्या असर पड़ता होगा? क्या आपको लगता है कि छपी हुई चीज को देखकर हर व्यक्ति की एक जैसी प्रतिक्रिया होती है? चित्र 13। इंग्लैंड में एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन अल्फ्रेड कॉनेन द्वारा बनाया गया लिथोग्राफ 1874 का ये तस्वीर है। छपी हुई सूचनाएं और इश्तेहार सड़कों की दीवारों, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे। ये देखिए दीवारों पे लगाए गए। भारत का मुद्रण संसार। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ की सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ तार के पन्नों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद पांडुलिपियाँ छापी जाती रही, लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी भी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीकों से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक चित्र 14। जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। कुछ पन्ने सदी। यह आर्केडियन शैली में हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना है। ये गीत गोविंद। हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने 1824। 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित है। पेज पर खुशनवीसी, नक्काशी और डिजाइन देखें। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियां अमीरों के लिए बनाई जाती रही हैं। दैनिक इस्तेमाल में नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु या दास से किताबें सुनते और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। ऋग्वेद के कुछ पन्ने। प्रिंट से आगमन के काफ़ी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियाँ प्रकाशित की जाती रही है। यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई थी। छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। प्रिंटिंग प्रेस। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएँ छापी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नाम के एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने बंगाल गजट संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासकों से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यमी थी।
इससे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने हिक्की पर मुकदमा चला दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते और हमलों से इसकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा छपी गई थी। विलियम बोल्ट्स नाम के व्यक्ति को 1768 ईस्वी में भी इस तरह की सूचना कलकत्ता के एक सार्वजनिक इमारत में टांगने की जरूरत महसूस हुई। जनसाधारण के लिए मिस्टर बोल्ट्स पब्लिक को यह बताने के लिए इस तरीके का सहारा ले रहे थे कि चूंकि शहर में छापे खाने की घोर कमी से नुकसान होता है, इसलिए वे उस व्यक्ति का हर संभव उत्साहवर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर हो। पर जल्द ही बोल्ट्स महोदय इंग्लैंड चले गए और यह वादा यह हवा में लटका रहा। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहस का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए थे। छपी हुई पुस्तकों और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तकों और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचने के ख्याल से इसे आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित किया था 1821 में, और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जामे जहान नामा और शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासन धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों में फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों को मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरे के असर को काटना चाहता था। यहाँ पर नए शब्द दिए हुए उलमा। इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को उलमा कहते थे। फतवा क्या होता है? अनिश्चित या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा को फतवा कहते थे। हिंदुओं के बीच भी छपाई के खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करण से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय
भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आश्वस्तवान इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर पढ़ा जा सकता था। मतलब यह था कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उसके अंदर बहस मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदायों को अंतर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का भी काम किया। अखबार क्यों? पूना के कृष्णजी तिमंकर रानाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते हैं जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरों को जगह मिल सके। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राक विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासाओं, देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर और दक्कन पर खास तौर पर जानकारियाँ होंगी। ऐसे तमाम लोगों के मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक हैं। बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कोरियर 6 जनवरी 1849 को ये प्रकाशित है। देसी अखबारों और राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की होती है, यानी वह सरकारी नीतियों का आलोचनात्मक समीक्षा कर लोगों के हितों में साधने में अक्षम हिस्सों को निकालने और सुधार करे तथा उनको तेजी से लागू करने का काम करे। इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर नाना तरह की सूचनाएं जमा करें और क्या संभव और वांछित सुधार है वह बताएं। इन कार्यों का काफ़ी असर होगा। नेटिव ओपिनियन 3 अप्रैल 1870 को जो छपा था। प्रकाशन के नए रूप। छापेखाने के नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नाम का यह साहित्यिक विद्या इन ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्द ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का भी बोध प्रदान किया। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी ज़िंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापेखाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की नई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापखानों के करीब अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजार से सुलभ सस्ती तस्वीरों और कैलेंडर खरीदार गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों से सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों में आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीतिक तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू किया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाएं सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे। कुछ में शिक्षित भारतीयों ने पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तनों को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। चित्र 17 राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुलों से राजकुमारी
मदरसा को बचाया जाना। राजा रवि वर्मा का ये चित्र है। राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थी। महिलाएं और मुद्रण। महिलाओं की जिंदगी और उसकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गहनता के लिए लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों के घर पर पढ़ने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े बड़े शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम की भी छपता था और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। उनके परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती है और इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत में दकियानूसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वालों चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े जो कि उसे पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जवान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नाम की आत्मकथा लिखी। आमार जीवन रसुंदरी देवी ने लिखी थी जो 1886 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। चूँकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आवृत्ति के प्रति कौतूहल तो था ही। कैलाशवासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनकर रखी जाती थी, कैसे वे घर भर काम कर बोझ उठाती थी और जिनकी सेवा वे करती थी वही उन्हें कैसे दुत्कारते थे। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई सिंधे और पंडिता रमाबाई उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा है, बहुत तेरे कारणों में मेरी दुनिया छोटी है। मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई हैं। इंडियन साड़ीवाड़ी का आवरण पृष्ठ। इंडियन साड़ीवाड़ी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और विद्रूप यानी कैरिकेचर विद्या के कई पत्रों में से एक था। गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है। सत्ता और प्रभुत्ता की प्रतिमूर्ति बना हुआ देसी लोगों के वे क्या क्या करे क्या नहीं इसकी हिदायत दे रहा है। उसने दोनों ओर बैठे देसीजन गुलामों की नत मुद्रा में है। भारतीयों को व्यंग चित्रों के अंग्रेज पत्र द पंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहे हों यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसे भारतीय संस्करण निकालो। जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रकैया शेखावत हुसैन 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन के संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की है। नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं उदंड हो जाएगी। ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम का हक देने के बुनियादी उसूल के खिलाफ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएगी भला। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर
हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में हुई थी। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभार उसके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानी और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ में ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियाँ बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, खालसा पुस्तक सभा ने इस तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बाटला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों का काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीर उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बाटला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। घोरकली प्रलय काल 19वीं सदी के अंत तक रंगीन काष्ठ चित्र है। ये पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना, पत्नी, जैसे कि मुहावरों से कहा जाता है कि पत्नी के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी माँ को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। चित्र 20, एक भारतीय दंपति सफ़ेद स्याही काष्ठ चित्र में। इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट गई है। मर्द वीणा बजा रहा है और औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई। प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे, जिससे किताबों की पहुंच निस्संदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में थे, या यदाकदा संपन्न गांवों में भी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद के बारे में तरह तरह के पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भी भीमराव अंबेडकर और मद्रास की ईवी रामास्वामी नायंगर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्मग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। यह चित्र 21 एक यूरोपीय दंपति 19वीं सदी का काष्ठ चित्र है। इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिकाओं का निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे है और मेम साहब वायलिन बजा रही है। गतिविधि 19, 20 और 21 को गौर से देखें। समाज में हो रहे बदलावों को लेकर चित्रकार क्या कह रहे हैं? वे कौन से बदलाव हो रहे हैं कि चित्रकार ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है? क्या आप चित्रकार के मत से सहमत हैं? लक्ष्मी बेजबरुवा 1868 से 1938 की यह तस्वीर है। वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आइए साधु दादी की कहानियाँ उनकी उल्लेखनीय किताबों में से है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश, ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा है।
कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिलती थी। लेकिन कानपुर में मिल मजदूरों ने काशी बाबा ने 1938 में छोटे मोटे बड़े सवाल लिखकर छाप कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 में 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर में सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई में मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। प्रिंट और प्रतिबंध। कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। द फ्रेड ऑफ इंडिया के सरकारी मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुद्रित शब्द का ताकत का अंदाज़ा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नज़र रखता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी। इसमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉलेट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाई को और सख्त बना दिए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसी तरह की सेंसर होती थी। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 में पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इसके निंदक कहीं भारत पर इसके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं में अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंग प्रेस कानून के पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकॉले ने पहले ही आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट सांप्रदायिक को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार के विभिन्न प्रदेशों से छपे वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उसके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत
भर में व्यापक विरोध हुए। गांधी जी ने 1922 में कहा, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिक की आज़ादी है। भारत सरकार जब जनमत को व्यक्त करने और बनाने से इन तीन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है तो स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इस संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है।